हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 12th का जो 12वीं कक्षा है उसके पहले काव्य खंड की आज चर्चा करने वाले हैं। और इस काव्य खंड के अंतर्गत हम मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित कविता कड़बक है, इसको आज हम लयबद्ध तरीके से आज इसको हम सुनाने वाले हैं। और एक कहने का मतलब इस वीडियो को लाने का एकमात्र पर्पस मेरा ये था कि बहुत सारे बच्चों की जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, वो आती हैं कि सर कविता को याद करना तो दूर की बात है, इसको पढ़ने में भी हमें परेशानियां होती हैं। इस पे कुछ अगर किया जाए तो शायद हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो आज इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हमने लाया है। तो चलते हैं, बिना देरी किए ही अपने कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस कविता का जो भावार्थ भी है इसको आज हम आगे देखेंगे। पहले हम इस कविता को लयबद्ध तरीके से आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। हो सकती है थोड़ी आवाज़ कट छट जाए, तो कृपया बच्चों इस पे ध्यान न दीजिएगा, केवल संगीत सुर के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। एक नयन कवि मोहम्मद गोनी, सोई भी मोहा जई कभी सोनी। चांद जैसी जगे विधि अवतारा, दिन कलंक के नहीं उजियारा। जग सूझाए कई नैना, उआसों के अस नख तन माहा। जो लई अम्बई डाब न होई, तो लही सुगंधि बसाई न सोई। किन्हीं समुद्री पानी जो खारा, तो अति भय हो असूझ अपारा। जो सुमिरो त्रिशूल विनाशा, भाकन चन गिरी लाग आकाशा। भाकन चन गिरी लाग आकाशा। जो लही घरे कलंक न पारा, कांच होई न कंचन कारा। कांच होई न कंचन कारा। एक नयन जस दर्पण आओ, ते ही निर्मल भाओ। सब रूपवंत गाही मुख, जो वहीं कई चाऊं। जो वहीं कई चाऊं। एक नयन कवि मोहम्मद गोनी, सोई भी मोहा जई कभी सोनी। तो आज इस कविता को हमारा सुनाने का मकसद यही था कि आप लोगों की ये समस्याएं समाप्त हो जाएं, थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाए। और इसका सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को खेल खेल के बहाने में अगर रिवीजन कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए ये समस्याएं हद तक कम हो जाती है कि पढ़ने में प्रॉब्लम है या उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर याद कैसे हो पाएगी। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ये तो रहा कड़बक का जो मतलब लय है, उस किस आधार पे हम गाएंगे ये सुनाया आपको हमने। अब आगे चलते हैं, इसमें जो इसके भावार्थ हैं, ठीक है। कि नयन कवि मोहम्मद गुनी, असोई बिमोह जही कभी सुनी।
चांद जईस जग विधि अवतारा, दीन ही कलंक की नहीं उजियारा। तो इसका जो भाव है कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इसको समझने का हम कोशिश करेंगे कि क्या बताना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ पे जो प्रस्तुत पंक्ति है इसका पहला जो भाव है, पहला भाव है प्रस्तुत पंक्ति कवि मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा रचित है, जो पद्मावत के अंश से लिया गया। और प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि एक नयन से होते हुए भी जायसी जी इतने गुणवान हैं और इनके काव्यों को जो सुनता है वह उनके मतलब काव्यों से मोहित हो जाता है। ठीक है। और चांद जईस जग विधि अवतारा, ईश्वर ने जिस प्रकार से, अर्थात इसको पहले से हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि चांद जईस जग विधि अवतारा, देने कलंक की नहीं उजियारा, यानी ईश्वर ने जिस प्रकार चंद्रमा को कलंक दिया है, जो कि एक दाग के रूप में है, चंद्रमा को जो दाग के रूप में कवि ने कलंक दिया है, उस कलंक के रहते हुए भी चंद्रमा पूरे संसार को प्रकाशित करता है। तो कवि का यहाँ कहने का भाव यह है कि हम कलंक रखते हुए भी हमारे अंदर जो अवगुण है, उस अवगुण के होते हुए भी हम अपने गुणों को इस प्रकार से हावी करेंगे ताकि दुनिया में उसी गुणों की चर्चा होगी, उसी गुण को लोग देखेंगे। ये कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, जग सूझा एकई नैनाहा, हुआ सुख अस नखतन माहा। ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कवि यहाँ पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच विदित होता है, यानी शुक्र क्या है, एक नक्षत्र है, तो अपने गुणों के कारण ही बाकी सब नक्षत्रों में ये अपने आप को विदित करते हैं, बाकी नक्षत्रों के होने के बाद भी वो अपने उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो ये शुक्र ग्रह का, शुक्र नक्षत्र का जो अपना स्वाभाविक गुण है, उसके चलते नक्षत्रों में उन्हें अलग प्रकार की सृष्टि से देखी जाती है। जिस प्रकार ऋतुओं में बसंत को एक अलग प्रकार का महत्व मिला, उसी प्रकार नक्षत्रों को में भी शुक्र को एक अलग प्रकार की मान्यता मिली हुई है। ठीक है। और उसी प्रकार जिस प्रकार शुक्र नक्षत्रों में विदित होता है, उसी प्रकार कभी भी अपनी एक आंख से होते हुए भी भली भांति से इस दुनिया को समझा है। ठीक है। तो अगला, अब इसमें पॉइंट तीसरे नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। अब तीसरा नंबर पॉइंट दिया है, जो लही अंबही डाभ न होई, तय लही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे कि जिस प्रकार आम में जब तक मंजरी नहीं लगती है, अर्थात मोजर नहीं होता, तब तक वहां से सुगंध नहीं आती है। समझ गए बच्चों? तो जब तक आम में डाभ नहीं पकड़ती है, मोजर नहीं आता है, तब तक क्या होता है, वो सुगंधित नहीं होती है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है इसमें कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा। ठीक है। तो इसको समझेंगे बच्चों कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयहु असूझ अपारा। ठीक है। अब यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं कि समुद्र इतना बड़ा होने के पश्चात भी उसका एक अवगुण है कि उसका पानी क्या होता है, खारा होता है। समझ गए बच्चों? तो समुद्र इतना बड़ा है, विशाल है, फिर भी उसमें ये अवगुण है। तो इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, इसमें अगला पॉइंट दिया है कि सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरि लागे आकाशा। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नहीं मारा भगवान शंकर ने, अर्थात त्रिशूल का प्रहार सुमेरु पर्वत पे नहीं पड़ा, तब तक वह पहाड़ सोने का नहीं बना। ठीक है ना? तो सोने का मतलब कि त्रिशूल लगने के बाद भी वो क्या हो गया, सोने का निर्मित हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि जो लही घरी कलंक न पारा, कांच होई ना कंचन कारा। अर्थात यहाँ पर जब तक कच्चे सोने को
क्योंकि सोने को जब प्राप्त किया जाता है तब वो कच्ची सोना होता है, यानी खनिज के रूप में होता है, और जब तक उसको घड़ी में रख करके पिघलाया नहीं जाए तब तक वह असली सोने के रूप में नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। और इसी प्रकार अगली जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है, एक नयन जस दर्पण होई, एक नयन जस दर्पण ओ ताही निर्मल भाव, आ सब रूपवंत गही मुख जेऊ कई चाऊ। अर्थात इस पंक्ति के द्वारा कवि बताना चाहते हैं, ठीक है ना, कि जिस प्रकार एक नयन के होते हुए भी, जिस प्रकार से एक नयन से कवि होते हुए भी, एक नयन से कवि होते हुए भी, ठीक है ना, वो दर्पण की तरह स्वच्छ और क्या है, स्वच्छ भाव वाले हैं। और अपने इन्हीं गुणों की वजह से सूरदास मोहम्मद गुनी जी जो हैं, अपने इन्हीं गुणों के कारण, क्योंकि वे अपने आंखों को दर्पण की तरह स्वच्छ बताते हैं, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, और दर्पण निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, और उच्च मतलब कि पारदर्शिता वाले होते हैं। समझ गए बच्चों? और उसी प्रकार की पारदर्शिता लेखक अपने आंखों को देते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार, उसी प्रकार के गुणों की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग और बड़े बड़े माने धनवान लोग भी उनके चरण को पकड़ते हैं और उनसे कुछ पाने की इच्छा को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। समझ गए बच्चों? और उनसे कुछ पाने की इच्छा में कवि के मतलब कि समीप वो अक्सर नजरें झुकाए हुए रहते हैं। समझ गए बच्चों? तो यही सारा चीज था। अब अगले पॉइंट में, अगले हम टॉपिक में जानेंगे कि किस प्रकार से कड़बक 2 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, वीडियो देखा इसके लिए। और जहाँ तक आप बच्चे अन्य बच्चों के समीप भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे इन चीज़ों से वंचित है उनको भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ठीक है। अगर इन सारे मतलब नोट्स क्लास 10th और 12th से रिलेटेड जितने भी नोट्स आते हैं वो सारे हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। और इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको शिक्षाकुल.in वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ हमारे वेबसाइट को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर कल मिलते हैं कड़बक 2 के अगले पद के साथ, और फिर हम कल इसमें इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, ठीक है। और इसके भी लयबद्ध इस तरीके से इसको सुनाएंगे ताकि आप लोगों को सहूलियत हो याद करने में, और इसके भाव और व्याख्या के साथ अगले एपिसोड में हम क्वेश्चन आंसर की तरफ भी चलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, लव यू, जय हिंद।